डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की अगर कृषि की बात करते हैं तो उसमें नकदी फसलों का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले एक समय था जब हमारे किसान नकदी फसलों को कम ही अपनाते थे, लेकिन इनकी बढ़ती मांग और अच्छी आमदनी देने की क्षमता को देखते हुए हमारे किसानों ने अपनी खेती किसानी में थोड़ा बदलाव किया है और नकदी फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है और इससे उन्हें फायदा ही मिल रहा है। तो नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं, हम किस तरह से उन्हें अपना सकते हैं और कैसे वो हमें फायदा पहुंचा सकती हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। जी हां, विचार विमर्श करेंगे नकदी फसलों की खेती पर। जी हां, किस तरह से किसानों की आय को बढ़ा सकती हैं, इस पर आपको जानकारी देंगे। और विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर BL शर्मा जी उपस्थित हैं हमारे साथ, जो पूर्व निदेशक हैं गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में से। साथ ही साथ डॉक्टर SL मीणा जी उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। और साथ ही डॉक्टर टीकम सिंह जी भी उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। आप सभी का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, विचार विमर्श करेंगे, जानेंगे नकदी फसलों के बारे में, कौन कौन सी हैं, किस तरह से बदलाव ला सकती हैं हमारे किसानों की आय की शैली में, और साथ ही किस तरह से हमारे किसान इनकी खेती करके और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारत की खेती सिर्फ अन्न तक सीमित नहीं, बल्कि आज किसान नकदी फसलों के जरिए अपनी आय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। नकदी फसल वो फसल होती है जिन्हें किसान मुख्य रूप से बिक्री और आय के लिए उगाते हैं। कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन और मसाले जैसी नकदी फसलें किसानों को सीधी आमदनी देती हैं और बाजार से जोड़ती हैं। बेहतर बीज, आधुनिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक खेती ने इन फसलों को और अधिक लाभकारी बना दिया है। नकदी फसलें सिर्फ खेती नहीं बल्कि किसान के उज्जवल भविष्य की उम्मीद हैं। इन फसलों से न सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, क्योंकि इसकी खेती, प्रसंस्करण और विपणन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही फसल, सही तकनीक और सही बाजार, यही है नकदी खेती की सफलता की कुंजी। तो अभी हमने रिपोर्ट देखी, तो फिर आइए हमारे कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नकदी फसलों को और करीब से जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रुख करना चाहूंगी मैं डॉक्टर SL मीणा जी का। डॉक्टर SL मीणा, जब हम बात करते हैं नकदी फसलों की, तो आम भाषा में इसे आप किस तरह से समझाएंगे हमारे किसानों को? बिल्कुल, देखिए, फसलें जो नकदी फसलें होती हैं वो एक्चुअली किसान भाई उगाते हैं सिर्फ कॉमर्शियल वैल्यू के लिए जी। यानी कि किसान लोग उनका डायरेक्ट कंजप्शन नहीं करते हैं, उनको खाने में काम नहीं लेते हैं। जो फसलें उगाते हैं उनको मार्केट में वो ले जाते हैं। जैसे आपका कपास हो गया, गन्ना हो गया, आपका ऑयल सीड है, जितने भी तिलहनी फसलें होती हैं, इन सबको किसान भाई उगाते हैं और सिर्फ ये फसलें डायरेक्ट वो मार्केट में भेजते हैं और इससे उनको आमदनी मिलती है। तो इसलिए इनको हम नकदी फसलें बोलते हैं। कुछ स्पाइसेस भी होते हैं, मसाले वाली जो फसलें होती हैं उनको हम नकदी बोलते हैं। कुछ होती हैं प्लांटेशन क्रॉप होती हैं, उनको भी हम नकदी बोलते हैं। जैसे चाय है, आपका जैसे जूट हो गया, ये सब नकदी फसलों के रूप में हम इनको अपनाते हैं। और किसान भाई इनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं और इनको मार्केट के लिए ही वो उगाते हैं, उससे उनकी आमदनी बढ़ती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, कमर्शियल क्रॉप भी हम इन्हें कहते हैं। अगर हम कि नगद यानी कैश देती हैं किसानों को, ये सभी कैश क्रॉप के अंदर में आ सकती हैं। गन्ने से संबंधित यहाँ पे बात है, तो गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है जी अपने इंडिया के लिए, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए। और वो चरितार्थ भी हो रहा है कि हमारे रूरल इकोनॉमी गन्ने पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो रही है और प्रोग्रेस भी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो गन्ने से ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है। ये चरितार्थ भी हो रहा है। गांव किसान भाइयों की जो आय बढ़ रही है जी, वो गन्ने के साथ
बढ़ रही है। साथ ही गन्ने के वो इंटरक्रॉप के रूप में भी दूसरी फसल है, जैसे सब्जियों की फसल है, ऑयल सीड्स है, वो सब किसान भाई ले रहे हैं। यहाँ इवन पोटैटो सबसे इम्पॉर्टेंट फसल है, वो ले रहे हैं। फिर आपके हमने तो देखा कि फूल की खेती भी किसान भाई गन्ने में कर रहे हैं जी। तो इस तरह से इंटरक्रॉप करके वो अपनी आय को और बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अन्य फसल भी अगर लगाते हैं तो उससे भी दोहरा मुनाफा हमारे किसानों को मिल रहा है। तो ऐसे में हम गन्ना किसानों को यही एक सलाह दे देंगे शुरुआत में ही कि अगर आप गन्ना ले रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा आपको मुनाफा उससे मिल सकता है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप अन्य फसलों को भी लगा लेंगे तो वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर टीकम सिंह जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। नकदी फसलों की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमारे किसानों के लिए नकदी फसलों की खेती क्यों जरूरी हो जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नकदी फसलें जो होती हैं किसानों की जो इनकम को जो बढ़ाती हैं, जैसा कि मीणा जी ने भी बताया कि जो नकदी फसलें जो विशेष रूप से उगाई जाती हैं वो मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसको बाजार में सेल करने के हिसाब से, तो किसान जो नकदी फसलों को लगाता है वो इनकम जनरेशन के हिसाब से इसको लगाता है। और भारत में जो नकदी फसलें हैं इनका महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था है जी। उसमें इसका नकदी फसलों का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, वो बहुत अधिक है। इसके अलावा जितना हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात करते हैं हम जी। करीब 60% जो पोर्शन है वो नकदी फसलों का है, भाग है उसमें नकदी फसलों का। इसके अलावा जो नकदी फसलें हैं ये लगातार साल भर रोजगार के साधन हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि गन्ना जैसे फसल है, गन्ने की प्रोसेसिंग होती है, शुगर इंडस्ट्री में जाता है, तो उसमें भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और जो हमारी एग्रो इंडस्ट्री है जिसमें आपके टेक्सटाइल है, जिसमें कॉटन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इसी तरह से आपका जूट है और शुगर केन है, शुगर इंडस्ट्री पूरी इसी पे आधारित है। इसके साथ में जो हमारी स्पाइसेज हैं, मसाला वाली जो फसलें हैं जी, उनकी भी प्रोसेसिंग होती है। तो जो नकदी फसलें हैं न केवल किसानों की आमदनी के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी पूरी देश की अर्थव्यवस्था और जो हमारे जो यूथ है उसको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए भी हमारी जो नकदी फसलें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करने में भी नकदी फसलों की बहुत अहम भूमिका है। तो वैसे में हमारे किसानों को नकदी फसलों को भी अपनाना चाहिए। एक तो इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारे देश का विकास जो हो रहा है उसमें भी वो योगदान दे पाएंगे, और साथ ही हमारे जो देश के युवा हैं उन्हें भी रोजगार के नए नए अवसर यहाँ पर मिल सकेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे, देश के कौन से वो हिस्से हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा नकदी फसलों की खेती को हमारे किसानों ने अपनाया हुआ है? और हम यहाँ पर ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमारे अन्य देश के जो क्षेत्र के किसान हैं वो भी उनसे प्रेरित होकर इनकी खेती को अपना सके। बिल्कुल, देखिए हमारा देश जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है जी। और जो क्लाइमेट जलवायु हमारा है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट हमारे यहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। तो हमारी जो फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, इनका काफ़ी हद तक जलवायु से बहुत ज़्यादा इनका संबंध होता है जी। तो जैसे मैं बात करूँ कॉटन की, कॉटन हमारे देश में, पूरे देश में, लगभग पूरे देश में पैदा होता है। आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो पंजाब से लेकर के साउथ इंडिया में केरला तक इसकी खेती की जाती है। उसी प्रकार से जो पश्चिमी भाग है, जैसे गुजरात है, गुजरात से लेके इधर को मणिपुर तक ये जो हमारी कपास है इसका उत्पादन होता है, इसकी खेती होती है और लगभग पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। अब बात करता हूँ मैं गन्ने की। गन्ना एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसकी खेती हम लोग करते हैं, और अब तो उत्तरी भारत में भी इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, पैदावार होती है। जैसे साउथ इंडिया में तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया है। ये काफ़ी स्टेट्स है जहाँ पे कि शुगर केन की खेती होती है। और सीड स्पाइसेस जो है, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, जैसे जीरा हो गया, जीरा स्पेशली राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसका होता है। धनिया है, धनिया में उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई हमारे देश के भागों में इसकी पैदावार की जाती है। और जो प्लांटेशन क्रॉप है उसमें स्पेशली मैं बात करूँ, जैसे सिट्रस वर्ग के जो फ्रूट होते हैं उनको हम लोग सब ट्रॉपिकल में उगाते हैं, और सब ट्रॉपिकल में इसकी जो पैदावार है बहुत ही अच्छी होती है। और जूट की बात करता हूँ तो जूट आपको पता ही है कि ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है वो ज़्यादा होती है।
और भी बहुत सारी हमारी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि इंटर क्रॉप्स के रूप में भी हमारी जो नकदी फसलें हैं इनको लेते हैं। तो कोई भी क्रॉप लंबी ड्यूरेशन क्रॉप होती है, जैसे शुगर केन है, इसमें हम लोग बहुत सारी नकदी फसलें ले सकते हैं जो कि छोटी हाइट में होती है। और दूसरे पार्ट जो है और दूसरा जो क्लाइमेट है उसमें विभिन्न तरह की आप फसलें ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जलवायु से प्रभावित होती हैं ये फसलें और जलवायु के अनुसार ही इनकी खेती आप चुन सकते हैं। तो तमाम फसलें हैं हमारी नकदी, हम कह सकते हैं कपास है, गन्ना है, तमाम तरह के मसाले हैं, तिलहनी फसलें हैं, फूलों की खेती है, साथ ही साथ हमारी जो बागवानी फसलें हैं ये भी हमारी नकदी फसलों की श्रेणी में ही आती है। तो ऐसे में आप इनकी खेती को अपना सकते हैं। खाद्यान्न जो फसलें हैं जैसे अनाज का आप उत्पादन करें, उसके साथ आप अन्य फसलों को भी ले सकते हैं जिससे आप अपनी आय को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर गन्ना हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, तो पूर्व निदेशक महोदय का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी हमारे किसान अगर गन्ने की खेती को अपनाते हैं तो साल में कितनी बार इसका उत्पादन ले सकते हैं और क्या विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख सकते हैं? जैसा कि गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है और उसी पे हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए 2 सीजन गन्ने की बुआई का होता है जी। एक तो अक्टूबर प्लांटिंग जिसको ऑटम प्लांटिंग बोलते हैं, और एक स्प्रिंग प्लांटिंग यानी अक्टूबर प्लांटिंग अक्टूबर एंड तक होती है, स्प्रिंग प्लांटिंग मार्च एंड तक होती है जी, यानी फरवरी और मार्च तक स्प्रिंग प्लांटिंग। तो 2 सीजन होते हैं बुआई के लिए, किसान भाई इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अक्टूबर प्लांटिंग जो भी गन्ना होता है उसमें करीब करीब 25 से 30% या जो किसान भाई सक्षम है 40% तक उपज ज़्यादा ले लेते हैं। स्प्रिंग प्लांटिंग में थोड़ी सी उपज कम होती है क्योंकि इसको समय कम मिलता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो अक्टूबर प्लांटिंग में एक ख़ास बात और होती है कि किसान भाइयों को लगता है कि हमारी एक फसल जो है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी प्लांटिंग अक्टूबर में ही होती है। तो मेरा सुझाव है किसान भाइयों को कि अक्टूबर प्लांटिंग के साथ में इंटर क्रॉप के रूप में करें और उनकी जो भी फसल लेनी है उसी गन्ने में ही लगा लें। जो आपके सीजनल अक्टूबर में प्लांट होता है जी, उस फसल को इंटर क्रॉप के रूप में लें और अक्टूबर में लगाएं क्योंकि उसमें 30 से 40% तक उपज ज़्यादा होती है। अब रही स्प्रिंग प्लांटिंग का जो कि फरवरी मार्च में होती है, तो कोशिश ये करें कि 31 मार्च तक अपनी प्लांटिंग कर लें और लेट न ले जाएं, यानी अप्रैल में या मई तक न ले जाएं क्योंकि लेट में जितनी प्लांटिंग होती है उसका परफॉर्मेंस पूरे साल भर भी कमज़ोर रहता है जी। और अगर पानी आ गया तो वो और भी कमज़ोर हो जाता है, वो उनकी फसल उतनी उपज नहीं दे पाती है जितना किसान भाई उम्मीद करते हैं। तो कोशिश किसान भाई ये करें कि मार्च एंड तक उसकी प्लांटिंग कर लें। इस प्रकार अगर वो समय का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा उपज मिलेगी और ज़्यादा उपज का मतलब ज़्यादा आमदनी। तो ज़्यादा आमदनी लेने के लिए समय से बुआई का बहुत बड़ा रोल होता है किसान भाइयों के लिए। और भी बहुत सारी गन्ने में बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा जी। बीज का चुनाव, अच्छी वैरायटी का चुनाव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बीज का अगर बढ़िया नहीं चुनाव किया तो दिक्कतें बहुत आती हैं। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ फ्री बीज होना चाहिए, उसकी प्लांटिंग करें किसान भाई। फिर उसके बाद समय से प्लांटिंग के बाद से जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होता है यानी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन हुआ, फिर कल्चरल ऑपरेशंस हुए, वो समय से और इफ़िशिएंटली करें, मतलब वेट ना करें, समय से करें। इरिगेशन है, समय का इरिगेशन है, उसका समय से करें, जरूरी है जी। तो इस तरह से करते हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का उपयोग करते हैं तो उपज ज़्यादा मिलती है और ज़्यादा उपज का मतलब उनकी ज़्यादा आमदनी। बिल्कुल, तो अच्छी और ज़्यादा उपज चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही कार्य सस्य क्रियाएं करें। तो बीज का चुनाव सही तरीके से करें, खाद और पोषक तत्व जितने आपको देने हैं सही मात्रा में और सही समय पर देना है, सिंचाई सही समय पर करनी है, कीट पतंगों से अपनी फसल को बचाना है, निरीक्षण यहाँ पर निगरानी करते रहना है, तभी जाकर आपको सही समय पर अच्छी उपज, अच्छी गुणवत्ता वाली उपज मिलेगी जिससे सीधा सीधा प्रभावित होगी आपकी आमदनी और वो भी बढ़ती ही जाएगी। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर टीकम सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। कपास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बेहतरीन नकदी फसलों में गिनी जाती है, उसकी खेती से हमारे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कपास की जो खेती है इसको सफ़ेद सोना भी बोलते हैं और भारत में जो कपास की खेती है, कपास के जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें भारत दुनिया में पूरा नंबर 1 है जी।
उत्पादन में थोड़ा कम है, लेकिन इसका उत्पादन और हमारी जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कपास पर निर्भर है जी। तो कपास जैसे मैंने बताया करीब 13 मिलियन हेक्टेयर एरिया में उगाई जाती है और मुख्य रूप से कपास की खेती हमारे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात इन स्टेट में इसकी खेती होती है और इसका जो काफ़ी मात्रा में जो इसका जो कपास है वो हमें एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारे अपने उपयोग के लिए भी हम कपास को यूज़ करते हैं। और किसान जो कपास की खेती नकदी फसल के रूप में करता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अधिक से अधिक अपनी आमदनी बढ़ाए, उसी पर्पज़ के लिए कपास की खेती करता है। लेकिन कपास की खेती में 2-3 चीज़ें हैं जिसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए जी। कि एक तो इसमें जो समस्या आती है पिंक बॉलवर्म की जो समस्या आती है वो समस्या है, गंभीर समस्या है ये, बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है इसको लेकर जी। और इसके समय समय पे हमारे अनुसंधान ICAR के अनुसंधान, हमारी जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी अनुसंधान से कई जो बॉल गार्ड टेक्निक जो अपनाई गई थी, बॉल गार्ड 1, बॉल गार्ड 2, कॉटन जो सीड है उसके तहत, तो कॉटन सीड वो इसके टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन समय पाते क्लाइमेट चेंज के चलते वो अगेन उसकी जो रेसिस्टेंट पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है पिंक बॉलवर्म में, उसकी बहुत समस्या आती है। तो किसानों को उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए। सीड आपको बॉल गार्ड वाला लेना है, इसके साथ में जो रिफ्यूज़ क्रॉप है 20% जो हम रिफ्यूज़ क्रॉप उगाते हैं वो लगाना है, साथ में पूरा विजिलेंट रहना है, मॉनिटरिंग करना है, इंसेक्ट कीड़ा उसमें ना लगे। और दूसरी एक समस्या आती है कि कपास में इनपुट कॉस्ट हाई रहती है, आदान की जो मात्रा है कीमत है वो ज़्यादा होती है, तो उसको हमें कम करना है जी। और जो हमारी जो उत्पादन तकनीक है कई इसमें जो अनुसंधान किए गए हैं, जैसे किसान ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती कर रहा है उसकी जो स्पेसिंग है उसमें प्लांट पॉपुलेशन 1 हेक्टर में कम होती है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग का कंसेप्ट है। तो हमें 1 हेक्टर में कम से कम जो करीब 1 से 1.25 करोड़ हमें प्लांट होने चाहिए उसमें, 1.25 लाख, 1 से 1.25 लाख प्लांट होने चाहिए। तब जाके हमारी जो कॉटन की जो गुणवत्ता है उसमें गुणवत्ता भी आएगी और हम उस कॉटन कपास को एक मैकेनिकली भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे जो भारत में जो कपास की खेती होती है वो ज़्यादातर मजदूर से पिकिंग कराते हैं। तो हमें मैकेनाइजेशन की तरफ हमें कपास में बढ़ना होगा और हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरफ हमें जाना होगा। इसके साथ में ही हम देखते हैं कि कपास के अंदर जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सिस्टम है और हमारी जो फर्टिगेशन की जो टेक्निक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कपास, शुगर केन और जो, क्योंकि ये जितनी जो नकदी फसलें हैं ये काफ़ी वाइड स्पेसिंग में लगाई जाती हैं, तो उसमें अगर हम ड्रिप सिस्टम का उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम फर्टिलाइजर भी और न्यूट्रिएंट भी डालते हैं, तो उससे हमारी जो पानी की बचत है वो भी 40 से 50% पानी की भी कमी होगी और फर्टिलाइजर की भी, और हमारी जो उत्पादकता है वो 20-25% बढ़ेगी। इसके साथ में ही लागत में भी हमारी कमी आएगी। बिल्कुल, और उसके साथ में जो रेशे की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, तो ये सब तमाम बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है जब आप कपास की खेती कर रहे हैं। देखिए नकदी फसल है, सफेद सोना कही जाती है, तो वैसे में इसका उत्पादन आपको सही तरीके से लेना है, अच्छी गुणवत्ता वाला लेना है। तो ये तमाम जो विशेष बातें हैं, सावधानियां हैं, आपको बरतने की जरूरत है जिससे आप इससे अच्छा जो मुनाफा है वो अर्जित कर सके। और किस तरह से नकदी फसलें आपको लाभ पहुंचा सकती हैं, हमारे देश के विकास में अहम योगदान दे सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो,
या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नकदी फसलों की खेती के बारे में। जी हाँ, कौन कौन सी नकदी फसलें होती हैं, किस तरह से ये कृषि के क्षेत्र में योगदान देती हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती हैं, इस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी सावधानियों को जानना जरूरी है। तो आइए डॉक्टर एस एल मीणा जी का रुख करते हैं, जानते हैं कि हमारे किसान अगर नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं तो कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें ज़्यादा इनकम चाहिए तो हमें हमारी जो नकदी फसलें हैं उनका रकबा बढ़ाना होगा, उनका एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं ज़्यादातर जैसे गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं और दूसरी क्रॉप्स उगाते हैं, लेकिन जो नकदी फसलें उसका एरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो एरिया को बढ़ाने के लिए इंटरक्रॉपिंग का भी आप एक सिस्टम अपना सकते हैं। अगर आप लोग कोई क्रॉप को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं तो आप एटलीस्ट इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि बात हुई गन्ने की, बात हुई कपास की, हम बात करेंगे तिलहनी फसलों की भी, और बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं, कट फ्लावर्स भी होते हैं, उनको हम बेचते हैं मार्केट में तो हमको ज़्यादा इनकम उसमें मिलती है। तो सबसे बहुत अहम मुद्दा इस बात का है कि हम हमारी नकदी फसलों है उसका एरिया बढ़ाएं, दूसरा उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं और तीसरा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो उन सब के लिए हमें करना क्या होगा, पहली बात तो हमें जो खेत का चुनाव होता है, जो मिट्टी होती है उसका चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कपास के लिए हमें ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, इस तरह से जैसे दूसरी जो फसलें हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप की मतलब मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसमें मिट्टी का जो पीएच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी नकदी फसलें उसमें कई ऐसी फसलें होती हैं जिनको कि पीएच की रेंज ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए जी। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो बीज है उसकी गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो बीज होगा, अगर हमारा बीज बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि उन्नत किस्म का बीज होगा जिसमें कि कोई हानिकारक कीट या कोई रोग लगने की संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है, तो उस तरह का बीज हम चुनाव कर सकते हैं। और बीज का जो ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट है, उसको हम अपनाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो अच्छा बीज का आप उपयोग करेंगे। दूसरी बात है कि जो तरीका है सोइंग करने का, यानी जो बुआई का तरीका है वो बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए। यानी कि हमारी जो सोइंग है वो लाइन में होनी चाहिए, पंक्ति में होनी चाहिए, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, प्लांट पौधे से पौधे की दूरी वो भी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की ज्योमेट्री अगर आप अपनाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है, कोई भी क्रॉप, चाहे कपास हो, चाहे गन्ना हो, चाहे कोई ऑयल सीड हो जैसे सरसों हैं, तो इन सब के लिए एक पर्टिकुलर एक पंक्ति से पंक्ति दूरी और पौधे से पौधे की दूरी फिक्स होती है, उसको किसान भाई को अपनाना होगा। यहाँ पर बात की है डॉक्टर मीणा ने इंटरक्रॉपिंग की, साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र को अपनाने की भी बात कही गई है। तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, गन्ना किसानों को आप इस संदर्भ में क्या सलाह देंगे? हाँ जी, इंटरक्रॉपिंग के विषय में मैंने थोड़ा चर्चा किया था। क्रॉप रोटेशन के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने के बाद एक रेटून क्रॉप होती है, यानी गन्ने के हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप ली जाती है रेटून क्रॉप, उसको बोलते हैं पेड़ी जी। उसके बाद यदि सॉइल ठीक है, यानी फर्टाइल लैंड है, तो सेकंड पेड़ी भी ली जा सकती है। कुछ किसान बंधु तो और भी ज़्यादा पेड़ी की संख्या बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है। फिलहाल हम एक रेटून की बात कर रहे हैं। एक रेटून अगर ले लिया, उसके बाद फिर किसी न किसी दूसरी क्रॉप को लेना ज़रूरी होता है। तो अमूमन रेटून को काट करके गेहूं की फसल, क्योंकि इस समय नवंबर में रेटून कट जाती है, तो उसी समय गेहूं की प्लांटिंग का सीज़न होता है, गेहूं की फसल किसान भाई ले सकते हैं। और ये क्रॉप रोटेशन का एक पार्ट है। गेहूं की फसल लेने के बाद से फिर धान की फसल ले सकते हैं, और फिर जाकर के अक्टूबर में या फिर एक लाई की फसल लेने के बाद से फरवरी में या मार्च में गन्ना लगा सकते हैं। इस तरह से पूरी एक साइकिल हो जाती है, यानी प्लांट, रेटून, फिर गेहूं, धान, लाही, अगेन गन्ना, ये एक पूरी साइकिल हो जाती है। और इसी को
क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, यानी एक रोटेशन में कई क्रॉप्स आ गई, तो इस तरह से करते हैं। फिर होता ये है कि जो सॉयल का स्ट्रक्चर है वो मोनोकल्चर ना हो करके वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अलग अलग जब क्रॉप्स आती हैं तो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और एक इंसेक्ट पेस्ट या फिर फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनपने नहीं पाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप जो है क्रॉप रोटेशन ज़रूर कर लें किसान भाइयों को। एक मतलब साइकिल रोटेशन में 1-2 क्रॉप जरूर होनी चाहिए, मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए। इधर देखा जा रहा है कि एक ही प्रजाति बहुत ज़्यादा फैल गई, मोनोकल्चर हो गया तो बीमारी उसी में लग गई, और बीमारी लग गई तो गन्ना किसान भाइयों को पैदावार कम हो गई, गन्ने की पैदावार कम हो गई। गन्ने की पैदावार का मतलब है कि उनकी आय कम हो गई। तो इस तरह की ना आए उनके सामने सिचुएशन, क्रॉप रोटेशन कर लें। साथ ही वेराइटल बैलेंस जरूर करें किसान भाई। एक वैरायटी को 40% तक साइंटिफिकली मना किया गया है कि 40% से ज़्यादा ना लगाएं जी, तो उसका ध्यान रखें, एक वैरायटी को ज़्यादा ना बढ़ाएं, कई वैरायटी लगा लें, मिक्सचर ऑफ वैरायटी 3-4 वैरायटी लेकर के लगाएं, और फिर उनकी आय जो है कम नहीं होगी और उनकी क्रॉप खराब भी नहीं होगी। तो ये है आपका क्रॉप के रोटेशन का। इंटर क्रॉप के विषय में सब्जियां हैं, फिर ऑयल सीड है, गेहूं भी इंटर क्रॉप में किसान भाई लगा रहे हैं। तो और इसके अलावा आप गर्मी की सब्जियां हैं, बहुत सारे इंटर क्रॉप के लिए, क्योंकि गन्ने की फसल 1 साल की क्रॉप है और इसमें स्टार्टिंग का 3-4 महीने में जो भी क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप ले सकते हैं किसान भाई ले, सीजन के हिसाब से जिस सीजन की फसल हो, छोटी ड्यूरेशन की वो फसल ले लें इंटर क्रॉप के रूप में और अपनी आय बढ़ाएं। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र को आप किस तरह से अपना सकते हैं गन्ने में, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से समझा दिया है और बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर अपनाएंगे, अपनी खेत की मिट्टी को बेहतर बनाएंगे, गन्ने का जो उत्पादन है वो बेहतर गुणवत्ता वाला और अधिक हासिल कर पाएंगे। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर टीकम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर मीना ने सीक्वेंस क्रॉपिंग का भी यहाँ जिक्र किया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सीक्वेंस क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल के बाद वही फसल चक्र को ही लेकर के है कि हम इस प्रकार से सीक्वेंसिंग करें या इस प्रकार से फसल चक्र तैयार करें जिससे कोई भी, जैसे शर्मा जी ने बताया कि इंसेक्ट, पेस्ट, बीमारी ये हमारी फसल में एस्टैब्लिश ना हो। मतलब लगातार अगर हम एक ही मोनोकल्चर करते जाते हैं तो जैसे गन्ने की फसल में मुख्य रूप से जो आपका रेड रोट लगता है, अगर आप लगातार एक मेन क्रॉप ले ली, फिर आपने रेट्यून ली, फिर रेट्यून ली, तो उससे क्या है ना, वो जो रेड रोट के जो पैथोजन है, उसके जो रोगाणु हैं वो आपकी जमीन में रहेंगे और फिर वो धीरे धीरे वो पूरे आसपास के एरिया में विस्तार होता है। तो हमें जो क्रॉप्स हैं उनका सीक्वेंसिंग और जो फसल विविधीकरण है, जैसा शर्मा जी ने बताया कि एक वैरायटी को ही आप ज़्यादा क्षेत्र में ना फैलाएं, क्योंकि अगर बीमारी आती है, अगर आपने एक वैरायटी लगाई है तो वो पूरा ससेप्टिबल होगी, संवेदनशील होगी, तो वो पूरी खत्म हो जाएगी। किसान की आमदनी में बहुत फर्क पड़ेगा, आपका उत्पादन एकदम से कम हो जाएगा। पहले जो अकाल पड़ते थे उसका कारण यही होता था कि हमारे किसान भाई और एक ही फसल पर निर्भर रहते थे, एक ही प्रकार की वैरायटी जो लगाते थे, तो अगर बीमारी आई, नेक ब्लास्ट आया राइस में, तो जैसे पूरा अकाल पड़ गया। वेस्ट बंगाल साइड में, पूरा पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ गया था 1943 में। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, लेकिन आजकल हमारे किसान भाई और अधिकतर जो है ना, फसल विविधीकरण पे हमें इस पे काम करना पड़ेगा। फसल विविधीकरण और फसल चक्र, हमारी जो दलहनी, तिलहनी और जो धान्य फसलें हैं, इनको हमें बदल बदल के लगाना ही ये फसल सीक्वेंसिंग है और क्रम है और फसल चक्र है। तो ये हमें करना है। और इसके अंदर हमारी जो नकदी फसलें हैं, जिसमें आपके ऑयल सीड भी हैं, स्पाइसेस भी हैं, और जहाँ जैसे कपास है उसकी जो लाइन से लाइन की दूरी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें भी शुरू में जो उसका 1-1.5 महीना जो रहता है वो बहुत स्लो ग्रोथ रहती है, उसकी बढ़बार बहुत कम रहती है। तो उसमें कोई भी आपकी दलहनी फसल जो जैसे मूंग है वो 60 दिन में पक जाती है, तो उसकी फसल ले सकते हैं। सोयाबीन है, उसकी क्रॉप ले सकते हैं। जहाँ कॉटन होता है, गन्ना के लिए तो बताया ही ऑप्शन,
लेकिन जहाँ कॉटन जहाँ लेते हैं हम, तो उसमें ये जो इंटरक्रॉपिंग है, तो इससे क्या होगा, आपकी पर हेक्टर जो आपकी किसान की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा जो नकदी फसलों का भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, जिसमें तिलहन जैसे सोयाबीन ले सकते हैं या आपकी दलहनी फसलें हैं। तो ये जो इंटरक्रॉपिंग का जो हम समावेश करेंगे, इससे हमारी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी टिकाऊ रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी। उसमें जो पोषक तत्व हैं वो निरंतर बने रहेंगे और हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो परंपरागत खेती की तरह से कर रहे हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने थोड़ी नगदी फसलों को ऑर्गेनिक साइड में मोड़ दिया है, यानी कि जो हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, अगर इसको अपना करके किसान भाई नगदी फसलें अगर उगाते हैं तो उनको मार्केट में ज़्यादा मुनाफा इनको मिल सकता है जी। क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे देश में FPO बने हुए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, और वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं जी। और कुछ किसान भाई नेचुरल खेती कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट करना है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, यानी कि जो लागत है उसको कम करना होगा। दूसरी बात है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उत्पादकता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादकता तो हम बता रहे हैं साइंटिफिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो बढ़ेगी, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन नकदी फसलों में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर टेकम बोल रहे थे कि जैसे BT कॉटन है जो बॉलवर्म का बड़ा वो है, इसमें वो चल रहा है। तो क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट होती है एक्चुअली सीड की या कोई और भी इनपुट्स होते हैं उनकी, तो वो कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो किसान भाइयों को उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या है कि जो किसान भाई यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो रासायनिक खाद को यूज करते हैं, जैसे यूरिया है, DAP है, पोटास है, तो इससे भी लागत बढ़ती है हमारी, तो उसका नेट जो बेनिफिट है वो किसान भाइयों को कम हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा आप केमिकल को छोड़ करके थोड़ा ऑर्गेनिक साइड में जाएंगे, बिल्कुल जैविक खेती करेंगे, तो बिल्कुल आपको इसमें मार्केट में बिल्कुल मुनाफा मिलेगा। और दूसरी बात ये हो कि देखो मार्केट बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, और अगर ग्रुप में आप करेंगे, FPO बना के करेंगे, तो आपको मार्केट एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा जी। और जो आपकी जो ऑर्गेनिक खेती है उसको आप सही जगह, सही समय पर सही जगह बेच सकते हैं और उसमें ज़्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं, जैसे कई किसान भाई कर भी रहे हैं, कई ग्रुप ऐसा कर भी रहे हैं। तो मार्केट ओरिएंटेड आपका नकदी फसल अगर करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बाजार को देखते हुए, बाजार की मांग को देखते हुए अगर हमारे किसान नकदी फसलों को अपनाते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनको और भी ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखते हुए नकदी फसलों का चुनाव करना है और आप देखिएगा, आप बदलाव ज़रूर देखेंगे। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर शर्मा का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे नकदी फसलों की हम बात कर रहे हैं, इनके प्रसंस्करण से भी क्या हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सकता है? जी हाँ, बड़ी बड़ी चीनी मिलें लगी हुई हैं जी, और मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम खासतौर से अपने देश में नहीं है, न ही यूपी में है कहीं। तो बहुत ही सुरक्षित एक फसल है गन्ना, जिसमें मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसान भाई उससे मतलब उन दिक्कतों से परे हैं, उनको मार्केटिंग के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि किसान भाई खुद भी थोड़ा प्रोसेसिंग कर सकते हैं जी। गुड़ लगा करके, छोटी यूनिट अगर गुड़ की लगा लेते हैं तो वो करके वैल्यू एडिशन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि भाई अपनी चीनी मिल से जितना उनका बॉन्ड है वो उतना गन्ना सप्लाई करें। एक्सेस अगर हो रहा है तो अपने गुड़ का गुड़ के जो यूनिट इस्टेब्लिश करके और उसमें कर सकते हैं। राज्य सरकार इसमें हेल्प भी करती है और किसान भाई कर भी रहे हैं। तो एक दूसरा सोर्स हो गया आपके आय का, उनका किसान भाइयों का, और किसान भाई कर रहे हैं, किसान भाई कर रहे हैं जी। गन्ने से खाली गुड़ और चीनी नहीं बन रहा है। आज गन्ना एक बहुत मतलब सबसे कहें कि सबसे बढ़िया क्रॉप्स में से एक है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गन्ने से इथेनॉल बनने लगा है, जो कि हमारे गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, कार में यूज हो रहा है। अभी तक 20% मिक्सिंग हो चुकी है और भी इसको आगे बढ़ाने का है संभावना जी। तो एक और एस्पेक्ट जुड़ गया गन्ने की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए जी, कि गन्ना ही रहेगा तो उससे इथेनॉल निकलेगा। इथेनॉल फिर हमारे मोबिलिटी में काम आएगा। दूसरा एस्पेक्ट जो है और वैल्यू एडिशन हो रहा है उसमें कि बगास जो इसमें से निकल रहा है, यानी खोई जिसको बोलते हैं, वो पेपर इंडस्ट्री ले जाती है, पेपर बनाती है। फिर
जो उसमें एक और बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं प्रेसमड केक, पीएमसी जिसको बोलते हैं, उसको सीबीजी बनाने के लिए, यानी ये बायोगैस बनाने के लिए वो यूज़ हो रहा है। और उसमें से जो रेजिड्यू निकलता है, बायोगैस बनाने के बाद से जो रेजिड्यू निकलता है वो एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है। मोलेसिस एक बाई प्रोडक्ट होता है जिससे फिर इथेनॉल बनाया जाता है। पहले मोलेसिस से ही बनता था, सी हेवी मोलेसिस जिसको बोलते हैं, यानी फाइनल मोलेसिस, उससे इथेनॉल बनता था जी। तो ये समझ लो कि आप जितने बाई प्रोडक्ट उसके निकल रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड हो गए हैं, वो आय का सोर्स बन गए हैं। साथ में किसान भाइयों ने रॉ शुगर केन में, मतलब रॉ शुगर केन जो हार्वेस्ट करते हैं उसका अगोला निकलता, एपिकल पार्ट जिसको बोलते हैं अगोला जी, वो एज ए फॉडर यूज सेल कर लेते हैं मार्केट में एज ए फॉडर, वो जानवरों को खिलाने के लिए ले जाते हैं जी। फिर पत्तियां जो निकलती हैं गन्ने की, वो उसको खेत में ही सड़ा करके एज ए फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। बायोकम उसमें डाल देते हैं। हम कह सकते हैं कि एक गन्ने से कई तरह के हम उपयोग कर सकते हैं, कई तरह के तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, गन्ने का एक एक पार्ट जो है बिल्कुल उपयोगी है, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग है, बिल्कुल वो जनरेट कर रहा है एक हिस्सा, तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग गन्ने को बना देता है। बिल्कुल, और वो किसान भाई थोड़ा सा अगर मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। बिल्कुल, तो एक अलग ही फसल हमारे गन्ने को बना देता है। ये जो सब बातें हमारे विशेषज्ञ ने बताई हैं कि उसका हर एक हिस्सा जो है किसी न किसी रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो हमारे किसान गन्ने को नकदी फसल के तौर पर जरूर अपनाएं, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो देखिए, विशेष जो जानकारियां हैं वो उजागर हो रही है हमारे आज के कार्यक्रम में। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। बात हो रही है आज नकदी फसलों की खेती के बारे में, किस तरह से हमारे किसानों को ये लाभ पहुंचाती हैं और कैसे ये हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ा सकती हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गन्ने के उपयोग के बारे में जाना था, कैसे उसका हर हिस्सा हमारे किसानों को आमदनी दिलवा सकता है, इसके बारे में हमने जाना था। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर रुख कर लेते हैं डॉक्टर टीकम सिंह जी का। डॉक्टर टीकम सिंह जी, डॉक्टर शर्मा ने यहाँ पर प्रसंस्करण के बारे में बताया गन्ने के। अगर हम अन्य नकदी फसलों की प्रसंस्करण की बात करते हैं तो हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो नकदी फसलें हैं प्रसंस्करण के माध्यम से हमारी जो किसान भाई हैं वो इनकम को दूसरे लेवल पर लेके जा सकते हैं, उसका वैल्यू एडिशन होगा। जैसे गन्ना का हर एक पार्ट उपयोग में आता है, वैसे ही आपकी जो मुख्य रूप से जो कॉटन क्रॉप है जी, कपास की जो खेती है जी, इसका केवल ये रुई के लिए उत्पादन नहीं है, इसका भी हर एक जो इसकी स्टिक्स हैं वो भी पेपर इंडस्ट्री में काम आती है, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में काम आती हैं। इसके अलावा कई से जो स्टिक होती हैं इनसे कई प्रकार के दूसरे साधन भी बनाए जाते हैं, जैसे कुछ सामान जो रखने के लिए बॉक्स बनाते हैं, कार्डबोर्ड टाइप से वो भी बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ बनाया जाता है। और तिलहन तो है ही, तिलहन से तेल निकालना, तेल के बाद में जो केक बचती है उसका
पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार के हर एक किसान तो कर नहीं सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, जुड़ करके कर सकते हैं हमारे उससे किसान भाई जुड़ सकते हैं। और मैं यहाँ दूसरा एक चीज़ बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, और खासकर कि जो इनका जो मार्केट की जो समस्या है, एक्चुअली जो नकदी फसलें हैं करीब करीब सारी फसलों पे मिनिमम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। जो समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है कुछ ही फसलों पे है, तिलहनी फसल जो आती है उन पे है। तो इनके जो मिनिमम सपोर्ट की जो बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो फिक्स होना चाहिए किसान भाइयों के लिए, जिससे बाजार में इसके दाम ना गिरें। और दूसरा, नकदी फसलों का जो मार्केट है वो सुगम कराना चाहिए, जिससे हर किसान इसको लगा ले। ऐसा ना हो जैसे कि FPO बनाया जाए तो वो तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, ग्रुप में सबका इकट्ठा करके वो कहीं भी उसको बेच सकते हैं, किसी भी अंतर्राज्यीय में ले जा करके उसको मंडी में बेच सकते हैं। पर हमारे जो भारत में जो किसान हैं वो अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं, तो वो अपना प्रोड्यूस अपने आसपास जो जिले के स्तर पे जो मंडी होती है उसी में बेचते हैं। तो नकदी फसलों के लिए मार्केट की व्यवस्था भी अगर जिले स्तर पे होती है तो वो बहुत ही इन नकदी फसलों को जो है ना प्रमोशन करने के लिए बहुत लाभकारी होगी, वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाई जो अपनी इनकम में जो बढ़त ला सकते हैं नकदी फसलों का समावेश करके, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे किसान अगर वैल्यू एडिशन करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है, और एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये तो सोने पे सुहागा साबित होगा ही होगा। बढ़ते हैं डॉक्टर एसएल मीणा, आपके पास आना चाहेंगे। सरकार किस तरह से हमारे किसानों को नकदी फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? क्या किसी तरह की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है इनके संदर्भ में? बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार बहुत सारे स्कीम चला रखी है जी, जिसमें जैसे आपका कॉटन मिशन है, ये बहुत पहले चला रखा है, और ऑयल सीड मिशन है वो भी चला रखा है। तो ये बहुत सारी कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखी हैं, और किसान भाइयों को इन स्कीमों के तहत उनको किट भी दिए जाते हैं, यानी कि उनको सीड भी मुहैया करा जाता है, कुछ और भी इनपुट जो होते हैं वो भी मुहैया करा जाता है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा सोइल हेल्थ कार्ड है वो भी भारत सरकार ने चला रखा है, तो उसको भी किसान भाई नकदी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्कीम जो भारत सरकार की है वो विभिन्न प्रकार की स्कीम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनको इम्प्लीमेंट करती है। और जैसे मैं बात कर रहा था किट मुहैया कराने की, बढ़िया उन्नत किस्म के बीज देने की, और सब्सिडी तो आपको पता ही है कि जो खादों पर सब्सिडी दे रही है सरकार, वो भी दे रही है। और बहुत सारी स्कीम है, जैसे MSP है, MSP को बढ़ावा दे रही है, तो भारत सरकार ने MSP भी नकदी फसलों पर भी देना शुरू कर दिया है, और किसानों को प्रमोट करते हैं कि आप लोग अपने जो प्रेजेंट जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें आप नकदी फसलों का समावेश जरूर करें, चाहे वो क्रॉप रोटेशन हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे आपका वो इंटरक्रॉपिंग हो। तो MSP दे रखी है। अभी तो काफ़ी जगह मार्केट भी बहुत सारे अच्छे मार्केट बन रहे हैं जो कि किसानों की सुविधा के लिए बन रहे हैं, और जितने भी FPO हैं वो उनका बहुत भरपूर उपयोग उसमें ले रहे हैं, क्योंकि जो बेनिफिट किसान भाइयों को मिलता है तो वो ग्रुप में अच्छा मिलता है, उनकी मार्केट अच्छे से उनकी एक्सेस हो जाती है, और सही जगह पर किसान भाई अपना सामान बेच करके ज़्यादा मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नकदी फसलों को हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, इसके लिए कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो हमारे किसानों को अब देर नहीं करनी है, अब नकदी फसलों की खेती को अपनाना है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन इंटरक्रॉपिंग के तौर पर आप अपना सकते हैं, छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं, और फिर देखिएगा कि आपकी आय में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, बदलाव आता है। कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में मैं आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगी हमारे तीनों ही विशेषज्ञ से। डॉक्टर BL शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसानों को नकदी फसलों को लेकर आप? मेरा किसान भाइयों को यही सुझाव है कि दो बातें हैं, एक तो उपज बढ़ाएं यानी यील्ड बढ़ाएं गन्ने का, और साथ में अगर संभव हो सके तो एरिया भी बढ़ाएं, क्योंकि गन्ने का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ये डाइवर्सिफाइड क्रॉप है और हर पार्ट इसका उनको आय देगा। तो मेरा मानना है कि यील्ड बढ़ाएं, अभी यील्ड में स्कोप है। किसान भाइयों को मैंने देखा कि कोई 60 टन प्रति हेक्टेयर भी उपज ले रहा है, तो कोई किसान भाई 90-100 टन भी
प्रति हेक्टेयर उपज ले रहा जी। है, तो गैप इसमें बहुत है। बिल्कुल। डॉक्टर टीकम सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए नकदी फसलों में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो जिसमें हमने पाया कि जो लागत जो होती है इनका इनपुट कॉस्ट जो होती है उसको कम करने के लिए किसान भाइयों को प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और आजकल डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो उस पर भी किसान भाइयों को फोकस करना चाहिए। और हमने एक डिस्कस किया था कि अधिकतर जैसे शुगर कैन है, आपका कपास है, इनके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो माइक्रो इरिगेशन जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इस पे किसान भाइयों को आना चाहिए, जिससे न्यूट्रिएंट का और पानी का दोनों का अच्छे से प्रबंधन होगा और उसकी क्वालिटी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, लागत कम होगी तो यहाँ पर मुनाफा वैसे ही बढ़ता जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। डॉक्टर असल मीणा क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा भी यही कहना है कि देखो किसान भाइयों को एक तो ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण करना चाहिए। हमको सिर्फ गेहूं और चावल पे ही नहीं रहना चाहिए, कम से कम 2 साल में 3 साल में इसका बिल्कुल परिवर्तन करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी जांच करा करके ही आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर टिकन बोल रहे थे कि फर्टिगेशन, यस फर्टिगेशन बहुत जरूरी है, जिससे हमारे क्या है कि जो मिट्टी और जो पानी है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और अच्छे जगह से आप बीज लीजिए और पोषक तत्वों का प्रबंधन करिए, वीड मैनेजमेंट करिए, और आपका जो पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था है उसको प्रॉपर करिए, और क्रांतिक अवस्था में ही सिंचाई करेंगे और बिल्कुल आप निगरानी करेंगे और हर बार। तो क्रॉप का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उस पॉइंट पर अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार होगी, और ज़्यादा पैदावार होगी तो ज़्यादा आपको इनकम भी मिलेगी। बिल्कुल। तो नकदी फसलें, कैश क्रॉप आपकी आमदनी को बढ़ा सकती हैं, बशर्ते आप इसमें सावधानी पूर्वक कार्य करें, इन्हें सही समय पर अपनाएं, क्रांतिक अवस्था में सस्ते क्रियाएं करें, और देखिएगा कि आप किस तरह से इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने नकदी फसलों के बारे में जाना है, उनके बारे में समझा है। उम्मीद करते हैं इन्हें आप जरूर अपनाएंगे, खेती किसानी की जो प्रणाली है उसमें जरूर शामिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में दी गई सारी जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें, अगर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है आपके पास, कोई सवाल है आपके मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी हमारी विचार विमर्श 08@gmail.com। इस पर आप अपने जो सवाल है, सुझाव है, हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही बता दें कि दोबारा अगर आप देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, तमाम जानकारियां पुनः हासिल करना चाहते हैं, तो इस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, तमाम जो जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय पर, करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।